अगर डाल दीजिए तो फिर तो क्या है। जिस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वो हिंदू राष्ट्र क्या यहीं से उसकी शुरुआत हो रही है और यहीं पर चिंता जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा में 2 अल्पसंख्यक युवाओं को जल मार डाला गया। ये आज नहीं कल की घटना है, बहुत दुखद घटना है। ये सब हिंदू राष्ट्र के दम पर किया जा रहा है। लेकिन इधर जब विदेश की बात हो रही है तो डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या विदेश में 24 के लिए रणनीति तैयार हो रही है? और ये जो सवाल हम लिख रहे हैं, और ये रणनीति क्योंकि कपिल मिश्रा एक बीजेपी के जाने माने जुबान के लिए कुख्यात है, उन्होंने जैसे ही आज लिखा राहुल गांधी का एक ही बॉस जॉर्ज सोरोस, ये नारा है, ट्विटर पे चल रहा है। तो राहुल गांधी से जॉर्ज सोरोस को जोड़ गया है। राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं इसी महीने के लास्ट में, और वहां पे लेक्चर देने वाले हैं, वो भी इकोनॉमिक्स पे। और जब इकोनॉमिक्स पे देंगे, अर्थशास्त्र पे लेक्चर देंगे कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्र के छात्रों को, तो वहां अडानी का नाम लेंगे। तो यानी राहुल गांधी कभी चीन के साथ देश पर साजिश करते हैं, कभी ब्रिटेन के लोगों के साथ साजिश करते हैं मिलके, कभी अमेरिका के लोगों के साथ। तो सबसे बड़ा साजिश है इस देश के, उनको बाहर भेज दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, काम खत्म। ऐसे नहीं, वो 2 दिन जो है उसके 1.5 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, उधर निकालते। क्या मतलब है इधर आने का? क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है, इसलिए समझना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा तय कर लिया है कि भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से उनको एक तरीके से कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। इसमें अपनी ओर से भी तो जो कोशिश कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ अलग ही है, वे ये भूल जाते हैं कि इस समय जब आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप विश्वगुरु भी बनना चाहते हैं, आप सारी दुनिया पे सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, और आपको बुनियादी चीजें ये नहीं मालूम कि ये जो विकसित देश है, अमेरिका हुआ, यूरोप हुए, ऑस्ट्रेलिया हुए, कनाडा हुए, जो नागरिक हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातों में कभी नहीं उलझते। उनकी 2-4 चीजें, बड़ी बेसिक चीजें रहती है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी नागरिक सुविधाएं अच्छी रहे। आपको पता होगा राजीव जी एक बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े निवेशक हैं, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के समय में उनकी भी लगभग 100 कंपनियां उनके अंडर है, एयरलाइन से लेकर सब कुछ। उनके जीवन शैली पे अक्सर बातें होती है, बड़ी सादगी से रहते हैं, मोबाइल यूज नहीं करते वगैरह वगैरह। वो अपने सभी कंपनियों के सीईओ से केवल साल में एक बार एक चिट्ठी लिखते हैं, और उस चिट्ठी में केवल 2 लाइनें होती हैं कि आप अपने निवेशकों के पैसे का ध्यान रखिए। बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि मैंने जिन सीईओ को अपने कंपनियों में भरा है वो सब जानते हैं कि उनका काम क्या है। मुझे तो केवल साल में एक बार उनको याद दिलाना रहता है कि जिन लोगों ने हमारी कंपनियों में पैसे डाले हैं उस पैसे का हमें पूरा ख्याल रखना है, वो डूबने नहीं देना है। अब ये भारत के लोगों की बात दूसरी है कि भारत के लोग, हम बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, जबकि ये प्रमुख मुद्दे जो हैं, विशेषकर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां की है। एक आदमी जिसने इतना पैसा लगा के रखा है, आपके भारत में लगा रखा है, दुनिया में लगा रखा है, और भारत में अगर कुछ होता है तो क्या उसका असर बाहर नहीं होगा? तो ये जो जॉर्ज सोरोस है वो अपने पैसे की भी चिंता कर रहे हैं, जो बिल्कुल गैर वाजिब नहीं है। हर कोई अपने पैसे की चिंता कर रहा है। अडानी अपने पैसे की चिंता कर रहा है। हम LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हमारा कुछ पैसा है तो हम भी चिंता कर रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर बातचीत करके इन्हें रास्ता निकालना चाहिए। अडानी पर आप चुप रह सकते हैं, आपकी सहशक्ति है, मेरे थपथपा सकती है, आपका जो सभापति है या जो अध्यक्ष है वो अडानी के नाम के ऊपर काली पेन चला सकता है, उसको विलोपित कर सकता है, लेकिन आप विदेश में कैसे कंट्रोल करेंगे? और जब आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां की एजेंसियों को की जो है उल जलूल बातें और हास्यास्पद बातें करते हैं, तब बाहर यह संख्या भारत के प्रधानमंत्री को यह नहीं मालूम कि हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। हमारा बाहर लगा हुआ है, बाहर
बाहर वालों का पैसा यहाँ लगा है, तरफ तो आप लोगों को इनवाइट है कि आप आइए, आपका पैसा यहाँ सुरक्षित है। इसको टैक्स हेवन बोला जाता है, कभी इन्वेस्टमेंट हेवन बोला जाता है। इस तरीके से उसको बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है। विदेशी बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन निवेशक आएगा तो अपने पैसे की गारंटी तो चाह। और अगर आपका पैसा ऐसे माहौल में डूब रहा है जहां गृह युद्ध की आशंका हो सकती है, जहां मारपीट की घटनाएं रोज होती है, जहां मॉब लिंचिंग होती है, तो भला कोई व्यक्ति कैसे अपने निवेशक का पैसा ये नहीं करेगा, चिंता नहीं करेगा। बहुत वाजिब है। अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो इसका मतलब है कि आप अंतरराष्ट्रीय बिजनेस को भी नहीं समझ रहे हैं। आप केवल लोगों को बता रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र में ऐसा होगा, ऐसा होगा, दुनिया भर की चीजें। उन सब चीजों पे आपके जो समर्थक हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके अपने वो खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके समर्थन में कोई दो चार ट्वीट भी कर दे, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे बिखेर दे सामग्री, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय इतना मूर्ख नहीं है। वो देख रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। यहां तक ये जो बात है कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ कहते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, ये बात जब बाहर जाएगी, अगर जॉर्ज सोरेस को कहा जाएगा कि भाई आपको भारत में देशद्रोही कहा जा रहा है, तो वो इतना हंसेगा कि अपना पैसा भी भूल जाएगा। क्या मुझे क्या लेना देना है आपके देश का देशभक्त होने या देश राष्ट्रद्रोही होने में। और दूसरा, आज हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ देशद्रोही और राष्ट्र प्रेमी की परिभाषा लगातार बदल रही है। जहां तक 1947 तक बिल्कुल स्पष्ट था, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में लड़ा वो देशभक्त है, जो नहीं लड़ा वो भी कोई बात नहीं, उसको भी समाज ने पचाया। अलग अलग आइडियालॉजी के लोग थे, कई लोगों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, कई लोगों ने दूसरे तरीके से लिया, कई लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे, लेकिन उनको कभी राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही नहीं कहा गया। कभी महात्मा गांधी जो है आजाद होने के बाद तुरंत चले गए नोआखाली के दंगे शांत करने, नेहरू जी आ गए अपने देश के नवनिर्माण के लिए, लेकिन वो कभी अपनी कॉलर ऊंची करके नहीं घूमते थे, देखिए कि मैंने देश को आजाद कराया, मैं इतना बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, कभी नहीं। यहां तक कि 1977 में भी आप देखिए, इंदिरा गांधी परास्त हुई, तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही हैं। हाँ, आपने आपातकाल लगाया, तानाशाही की, लोकतांत्रिक मंच पर ही उनकी आलोचना की गई, कभी उन्हें राष्ट्रद्रोही या नहीं किया। ये तो 2014 की देन है भारत को कि हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन राष्ट्रभक्त और देशद्रोहियों की परिभाषा रोज बदल रही है। पहले शुरू में था कि अगर आपने एक मिस्ड कॉल किया है और आप सदस्य बन गए बीजेपी के, तो आप देशभक्त हैं। आप आरएसएस की शाखा में जाते हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, जो नहीं जाता वो सब के सब गद्दार है। अगर आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तारीफ आपने नहीं की तो आप देशद्रोही हैं। आपने राम मंदिर की तारीफ नहीं की तो आप देशद्रोही हैं। यहां तक कि आपने अगर मोदी के कपड़ों को भी तारीफ नहीं की तो समझिए आप राष्ट्रद्रोही हैं। तो देशद्रोही और राष्ट्रप्रेमी परिभाषा तो राजीव जी रोज बदल रही है। उसकी चिंता तब भारतीयों ने करनी छोड़ दी है, तो सोरोस हो या हिंडनबर्ग हो या बीबीसी हो, ये आपकी परिभाषाओं की कोई चिंता नहीं करें, आप अपना प्रलाप करते रहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में भारत का एक जो छवि थी, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो छवि थी, उसको तमाम यहाँ की दुश्मनियां, यहाँ की गरीबी, यहाँ का पिछड़ापन, यहाँ के विकास, अब पूरा विकास नहीं हुआ था, इसके बावजूद उसके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहा जाता था, उसकी इज्जत थी। दूसरा, आपने जो नॉन अलाइन मूवमेंट को पूरा का पूरा तोड़ दिया। अब आपको रिप्रेजेंट करने वाला अंतरराष्ट्रीय कोई भी नहीं है। आपने तो नेहरू की नाराजगी को लेके उस एनएएम को पूरी के तरीके से बर्बाद कर दिया, उसका आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। लेकिन आप भूल रहे थे कि आप तो लोगों के देशों के पीछे जाते हैं, लेकिन नेहरू ऐसा व्यक्ति था जो 146 देशों का दादा था। वो 146 देश उसके गुट में थे। आप कहां ये छोटे छोटे अमेरिकन गुट और यूएसएसआर के गुट के पीछे जाते हैं। नेहरू ने आपको बहुत बड़ा गुट दिया था, लेकिन वो भी आज तबाह है। तो आपके जिस समय गिरेंगे उस समय ऐसे गिरेंगे मोदी जी कि अंतरराष्ट्रीय वाला नहीं होगा। और अब ये हो रहा है। आप बहुत दिनों तक सत्य को नहीं दबा सकते। आप अपने देश में गोदी मीडिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप संसद शांत कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास हथियार हैं, कार्यपालिका को कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। और जिस हिसाब से चीजें हैं वो तो पूरे दुनिया में देखी जाए, जैसे आप अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। भाई, जब पाकिस्तान में संख्यक कुछ अत्याचार हुए थे तो हमारे एक स्टेटमेंट आया था भारत की ओर से कि ये चिंता की बात है। शायद अमित शाह का स्टेटमेंट था कि जो वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो बहुत चिंता। तो आप क्या उसके देश में दखलंदाजी कर रहे हैं?
सब इश्यूज जो है एक तरह से इंटरवुमेन है, अंतर्वित है। आप इसमें एक अलग अलग करके तो मोदी को अपने लोकतांत्रिक समझ को बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं, मोदी जीतते हैं हारते हो नहीं पता, लेकिन भारत बड़ी तेजी से एकाकी होता जाए। पूरी दुनिया में इस निगाह से देखा जाए कि यहाँ का 140 करोड़ का जो आवाम है एक निरंकुश सरकार के अंडर काम कर रहा है और कहीं पे कोई आवाज नहीं उठ रही है। देखिए हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, तो ये बड़ी ही भारतीयों के लिए भी शर्मनाक बात होगी कि जो बात विदेश के लोग कह रहे हैं वो कायदे से हमें कहनी चाहिए थी, जो हम नहीं कह पा रहे हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो बात आप विदेश की विदेश के लोग कर रहे हैं, विदेश से जो बातें आ रही हैं जिसको आप सही ठहरा रहे हैं, वो सत्तारूढ़ दल के लिए वो साजिश दिखाई दे रहा है कि ये साजिश इस देश के खिलाफ, और पैरेलली इस देश बनाने की मुहिम भी चल रही है, उसकी वकालत भी खूब हो रही है और उसके तहत जो कुछ हो रहा है आज बल्कि 2014 से ये सब हम देख रहे हैं। अमलेंदु, हिंदू राष्ट्र चुनाव का मुद्दा, यश से जो चुनावी रणनीति तैयार हो रही है वो मुद्दा क्या हावी होने? देखिए राजीव जी, फिलहाल तो पता नहीं कि क्या हावी होगा, लेकिन समय जो हावी हो रहा है वो तो स्मृति ईरानी हावी हो रही है। अब पता नहीं उनको मोदी जी ने भेजा भी था कि नहीं भेजा था कि जाओ जाकर के बोलो, खुद ही चली आई बोलने के लिए।